चलिए बाबू, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। रॉकी कुमार गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास ऑफ हिस्ट्री। हाँ, मे बी इट विल बी लास्ट क्लास ऑफ हिस्ट्री। इट मे बी लास्ट क्लास ऑफ हिस्ट्री बिकॉज वी ऑल have completed this all topics of history except the Cold War and the Chinese Revolution. Only 2 topics are remain. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको नमस्कार गुरुजी, एकदम नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, जय भीम, जोहार, सब चीज एकदम। सर आज कोचिंग का वो था वर्षगांठ। जून को गर्मी इतनी भयानक है कि आज कोचिंग एनिवर्सरी को हम लोग पोस्टपोन करके आगे कर देंगे लोग थोड़ा सा, क्योंकि जून में इतनी गर्मी है जिसका कोई हद नहीं। आज कोई तैयार वगैरह होकर नहीं ना आया है। खैर लड़का तो तैयार होकर आता ही नहीं है, वो तैयार हो लेना हो ले में क्या फर्क पड़ता है। पिछली बार सब 12 जून को तैयार हो के चल आई थी। सब आपको बात कर रही थी, स्कूल पैसा बर्बाद हो गया हम लोग का। तो कहाँ से हम लोग इतना तैयार होके आए थे। चलिए, तो इसलिए पहले ही बता दिए थे कल ही कि कोई तैयार होके नहीं आना। गर्मी में दिमाग काम नहीं करता है भाई, गर्मी है ही बहुत ज़्यादा। अब हम आपको कैसे बताएंगे बाबू, इस दुनिया को 1% लोगों ने ना इतना बर्बाद किया। इस दुनिया को केवल 1% लोगों ने इतना बर्बाद किया, 1% लोगों ने, कि 99% लोगों का जीना हराम हो गया। और ये 1% आज भी आराम से जी रहे हैं सब। इनके घर में आज भी एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब लगा हुआ है यहाँ पे। क्या कीजिएगा। और ये 99% लोग जिनके घर में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, उन बेचारों के लिए घर में 5 इंच का दीवार रहता है। वो दीवार लगता है जैसे चूल्हे की भट्ठी है कोई, बैठने पे इतना गर्म लगता है। छोटे बच्चे सब जो देखते हैं ना, गर्मी में बेचारे सब एकदम परेशान हो जाते हैं सब वहां पे। आगे बढ़े। तो हम लोग अब हम पढ़ते हैं, क्या चीज पढ़ते हैं बाबू, शीत युद्ध। शीत युद्ध, उससे पहले, शीत युद्ध से पहले हम आपको बताते हैं। देखो बाबू, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था ये कब से कब तक चला था? 1914 से 1918। 1918 ये हो गया, 1918 यहाँ तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ये कहाँ तक चला था? 1939 से 1945। 1939 से 1945। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेरेजो में हत्या हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 कारण, एक मुख्य कारण था वर्साई की संधि, तत्कालिक कारण था जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। दोनों ही बार एक नए संगठन का निर्माण हुआ, एक नया संगठन बना जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। इसका काम क्या था कि यह पूरी दुनिया को दोबारा कोई द्वितीय विश्व युद्ध ना हो जाए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध ना हो जाए, इसके लिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध ना हो जाए, इसके लिए वो पूरी तरह से भूमि तैयार करना कि कोई देश किसी देश पर आक्रमण ना करे। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था, लाख प्रयास के बावजूद यह लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध होने से नहीं रोक सका। अब हम लीग ऑफ नेशन में क्या है, तो लीग ऑफ नेशन वुडरो विल्सन ने दिया था, अमेरिकन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। आप में जो भी बच्चे यूपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीए, पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे तो उसमें ना एक चैप्टर, एक हिस्सा होता है थिंकर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो उसमें आपको वुडरो विल्सन के बारे में पढ़ना है और रूजवेल्ट वगैरह, इन लोग की क्या विचारधारा थी। तो वुडरो विल्सन ने कहा था कि पूरी दुनिया मिलकर एक लीग ऑफ नेशन बना दे और यही दुनिया को क्या करेगा, द्वितीय विश्व युद्ध होने से रोकेगा। तो लीग ऑफ नेशन जो बनाया गया, इसका मुख्यालय रखा गया जनेवा में। कहाँ रखा गया? जनेवा में, जनेवा। और इसमें क्या था, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। लेकिन जैसे मलेरिया उन्मूलन में, व्यापार में, एक देश के अपराधी अगर दूसरे देश में भाग जा रहा है तो उसको पकड़ने में, एक दूसरे में व्यापार करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर करने में, एक दूसरे को लोन देने में बहुत हेल्प किया था लीग ऑफ नेशन। लेकिन हर चीज की कुछ ना कुछ कमी होती है। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में भी क्या होता है कि हर विद्यार्थी में कुछ ना कुछ कमी होती है, और सबसे बड़ी 2 कमियां होती हैं। एक, जिसमें जिस चैप्टर या जिस सब्जेक्ट में उसको मन लगेगा उसको पढ़ते जाएगा, चाहे वो एग्जाम लायक है या एग्जाम लायक नहीं है। और जिसमें उसको मन नहीं लगेगा ना, जो उसको समझ नहीं आएगा, उसको एकदम छोड़ देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखिएगा कि अगर किसी विद्यार्थी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है और अगर किसी साल एग्जाम में ये पूछ दिया कि बताओ कैंपागोड़ा एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो विद्यार्थी, चूंकि उसको ज्योग्राफी में एयरपोर्ट इंटरेस्ट है, भारत के सभी एयरपोर्टों का नाम याद रख लेगा। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट है। इसके लिए वो एक अच्छा खासा समय बर्बाद करेगा। लेकिन अगर उसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मैथ का है प्रॉफिट एंड लॉस, परमुटेशन, कम्बिनेशन, ये चैप्टर का चैप्टर छोड़ देगा और वहाँ टॉपिक नहीं छोड़ेगा। यही होता है। किसी को पॉलिटी में इंटरेस्ट है, किसी साल पूछ दिया कि मान के पूछ देगा कि राष्ट्रपति रहे, हाँ
ये जाकिर हुसैन का कार्यकाल कब से कब तक था। अब उसको चूंकि पॉलिटी में इंटरेस्ट है, उसने देख दिया कि हाँ कभी ना कभी का तो कार्यकाल पूछा है और सारे राष्ट्रपतियों का वो कार्यकाल याद रखेगा। तो ये कुछ आप लोग भी गलती करते हैं। तो हर संस्था में कुछ गलतियां होती हैं। तो लीग ऑफ नेशन में गलती ये थी कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा विश्व युद्ध, कोई देश दूसरा विश्व युद्ध कर दे या एक देश दूसरे देश पे हमला कर दे तो उसको रोकने के लिए फौज नहीं थी। तो इसलिए यह जैसे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो लीग ऑफ नेशन जर्मनी को समझा रहा था। लीग का स्पेलिंग गलती हो गया है जी, ओह माय गॉड। लीग ऑफ नेशन उसे जर्मनी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो जर्मनी, हमला नहीं करो, गंदी बात, लड़ाई, अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करना, अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। जर्मनी ने कहा लीग ऑफ नेशन से रहे चोट्टा कहीं का। जब वर्साई की संधि हमारे ऊपर थोपा जा रहा था तो मर गया था तुम। हमारे ऊपर वर्साई की संधि थोपा गया, पूरी दुनिया हमको मारी, उसके बाद कह रही है तुमको मारने में जितना खर्चा लगा वो हमको दो। तुम मरा था उस टाइम। जर्मनी को लाख समझाया गया, जर्मनी नहीं माना और द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया। और आपको पता है फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने कैसे चारों ओर हमला कर दिया। ऊपर नेवी लेके घुस गया, ऊपर नॉर्वे वाले कंट्री में, स्कैंडिनेविया में, थल सेना लेके रूस में घुस गया था, वायुसेना लेके ब्रिटेन में घुस गया। इसी बीच धीरे धीरे उसकी सेना रशिया में क्या हो गई, ठंड के कारण दब गई। और द्वितीय विश्व युद्ध फाइनली बेनिटो मुसोलिनी मारा गए, हिटलर मारा गए और जापान के ऊपर परमाणु बम फेंक दिया गया। तो इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने लीग ऑफ नेशन की सुधार दिया था उस समय वुडरो विल्सन। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा अब बनाते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी को शॉर्टकट में यूएनओ कहते हैं। ये इसी का एडवांस रूप है, इसलिए इसके ज़्यादातर ऑफिस, आप यूएनओ के ज़्यादातर ऑफिस देखेंगे तो वो जनेवा में मिलेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनेवा, WHO जनेवा, तो ज़्यादातर जनेवा में मिलेंगे क्योंकि यूएनओ जो है वो लीग ऑफ नेशन का एडवांस वर्जन है। तो इसलिए ना क्या है, इसके सारे ऑफिसेज और पुराने संस्था जनेवा में है, बस इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आ गया है। न्यूयॉर्क, इसका हेड ऑफिस कहाँ चला गया है, न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस है, बाकी इसके सारी चीजें जनेवा में। इसलिए आप देखिएगा जनेवा में बहुत सारी चीजों का मुख्यालय मिलेगा। अगर पूछेगा किसी चीज का मुख्यालय याद नहीं है तो आप जनेवा मारेंगे तो संभवतः सही होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। समझ में आगे कि नहीं आ गया। सबसे ज्यादा बकलोल कहाँ मिलेगा, सब बताओ, सबसे ज्यादा बकलोल कहाँ मिलेगा। जनेवा मार रहा है, अरे बेवकूफ, जनेवा मार रहा है, अरे तुम लोग हो, यू आर, अरे बाबू तुम लोग को अभी तक पता नहीं है। देखो, अरे भगवान या खुदा कुछ तो बुद्धि दे। हाँ चलिए आगे बढ़ते। पाकिस्तान में बकलोल नहीं, कायर टाइप के लोग ज्यादा मिलेंगे। देखिए एक कायर कैसे होता है, एक बात बताओ बाबू, कोई आदमी सपोज करो कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, क्या आप में मानवता मर गई है? क्या आपके अंदर हिम्मत करेगा कि एक लाठी लेके उसके सर पे मार दे भड़ाम से? क्यों नहीं, पता नहीं क्यों, क्योंकि सब्जी बेच रहा था, फल बेच रहा है, मार के उसका घर उजाड़ देंगे। कोई सो रहा है, आपकी हिम्मत करेगी, जरा सोचो, आपकी हिम्मत करेगी किसी को मार देंगे? कोई बस में जा रहा है, आपकी हिम्मत करेगी कि नहीं मार दो इसको? बेचारा उसका कोई अपना सपना लेके जा रहा है, कोई तैयार नहीं बैठा है, कोई फोन पे बात कर रहा है कि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, कोई कुछ पहुंच जाएंगे। अभी जम्मू कश्मीर में जो राजौरी में हो रहा है, इसमें रियासी में जो हुआ, डिस्ट्रिक्ट रियासी का, उसमें क्या हुआ, वो लोग, कोई बूढ़ा था, कोई बच्चा था, कोई सो रहा था बस में, बस वाला अपना करियर लेके जा रहा था कि हम अपने बस का कंडक्टर होगा कि भाई कोई थोड़ी सी सैलरी मिल जाए, बच्चों को पढ़ा देंगे। ड्राइवर चला रहा होगा पहाड़ पे कि हमारे भी बच्चे हैं, फैमिली है, पाकिस्तान से आए लोग, मार दिया। अच्छा खुद से सोचो कि मानवता, मतलब एक इंसान जो मतलब जानवर की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सोचेगा ना कि यार ये क्या किया है सब, सब इसको मार क्यों रहे हैं? अब मार कैसे देता है सही नहीं समझ में आता है। क्या बताएं हम ना, इन सब के बाल बच्चा भी ना इतना कचरा के मरे सब ना, ये जो भी हमला करते हैं सभी सब आतंकवादी हमला, इनके खानदान में इतना भयानक सजा देना चाहिए ना ऊपर वाले को, मतलब रूह कांप जाए। एक होता है भाई, अगर जो भी पाकिस्तान वाले आ रहे हैं मारने के लिए, बॉर्डर पे तो आपके खड़े ही हैं सब, आपके जीजा सब, लड़ो ना उनसे, चितकबरा वर्दी में खड़ा होगा सब वहां पे, जाके बोलो जीजा मारे, मार के रद्द कर देगा सब वहां पे। लेकिन उनको नहीं मारेंगे सब यहाँ पे, उनसे नहीं। ये बताओ, ये बड़ा अजीब, हम कभी कभी देखते हैं तो सोचते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं यार, कोई कैसे मार सकता है? आप इतने विद्यार्थी हो, इतने लोग हो, आपके अंदर भी क्षमता दिया, आप भी चाहो किसी को, मतलब अगर मतलब किसी की नुकसान पहुंचाना, आपको अगर कोई हथियार दे दे या कोई बम बारूद दे, आप कैसे किसी ऐसे इंसान को मार सकते हो जो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है? कोई बस में बैठा है, कोई विद्यार्थी है लौट रहा है, कोई धार्मिक जगहों से लौट रहा है, कोई तीर्थ, कैसे मार कैसे सकता है आदमी? मारने के दुश्मन रहे, युद्ध हो रहा है, कोई भारत पे आक्रमण कर दिया तो मार देगा आदमी, तो एक समझ में आता है। लेकिन ऐसे में समझ में नहीं आता है। यहाँ पे अभी मैच खेल के गया ऐसा, मैच खेल के गया ऐसा, उसके बाद हमला कर दिया ऐसा, मैच एक साथ। सरकार पता नहीं कहा ये मैच खिलाती है, सरकार को भी मजा आता है पाकिस्तान वालों से मैच खिला के।
ये तो औरों हैं सब ससुरा सब। अरे बाबू हम लोग मैच रुकवा सकते हैं, बताओ हम लोग क्या कह सकते हैं, मैच मत खेलने दो इन सबको, लेकिन सरकार कहती नहीं खेलो खेलो बीसीसीआई खेलो, चट्टा कहीं का। खेल के भी हार गए सब। देखो बाबू खेल में हार जीत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, एक बार कभी वो जीतेगा कभी हम जीतेंगे, एक क्षणिक चीज होती है कि हाँ एक मैच आप जीत गए एक मैच हम जीत गए, कभी जीता कभी हारा, एक क्षणिक चीज होती है। लेकिन हमको ही नहीं समझ में आता है कि कोई मार कैसे सकता है। अच्छा अगर किसी इंसान को, अगर वो एक नॉर्मल व्यक्ति को मार सकते हैं, तो सोचिए हम लोगों के प्रति उनके अंदर कितनी नफरत है, वो किसी को मार सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। सब इससे दिमाग मतलब क्या हो जाता है, जल जाता है एकदम। हमको कभी कभी याद आता है पहले के ऋषि मुनि सबके पास कुछ श्राप होता था, इसे पढ़ के मार देता श्राप, ऐसे ही मार देते श्राप मार देते सब, तूने कुल पत्थर के बन जो। चलिए अब देखते हैं वर्ल्ड वॉर के बारे में। यहाँ पे देखो भारत सरकार जब तक कड़ा एक्शन नहीं लेगी कभी कुछ नहीं होगा। अब आप अगर गौर से देखिएगा यहाँ पर एक मैप के हिसाब से, तो हम लोग उसको पानी पिला सकते हैं। ऐसे थोड़ी होगा कि हम हाथ पे हाथ रख के रखेंगे। हम भारत में लोग ऐसे नटंकी करके रखे रहते हैं यहाँ पे। आप अगर इसको देखिए कहाँ गया पाकिस्तान, चट्टा यहाँ है। अभी आतंकवादी हमला हुआ है ना। अब देखो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ही सब कुछ होती है। आप कितने भी ताकतवर है ना, अगर भूख लग जाएगा तो नहीं लड़ पाएंगे। आपका देश कितना भी मजबूत है ना, पैसा से कमजोर होगा नहीं लड़ पाएंगे। अब यहां से जितना भी, ये पाकिस्तान हो गया यहां से, अब इसका ज्यादातर चाइना से सामान वगैरह जा रहा है। जो भी फ्लाइट ससुरा इस रूट से जा रही है, इसकी इस रूट से जो भी फ्लाइट जा रही है, आपको हम अपना इंडिया का एयर स्पेस तब तक यूज नहीं होने देंगे जब तक कि हम जांच ना कर ले आतंकवादी हमले की। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपके रूट को बंद कर रहे हैं, हम बस ये कहेंगे कि हम जांच कर रहे हैं कि कहीं आतंकवादी हमला तो ना हो जाए। 6 महीना में कमर तोड़ दो, कोई जहाज को इस रूट से जाने ही नहीं देंगे। जाओ ससुरा तो नहीं नहीं नहीं, ये भी रूट बंद है, अब आप जाओ यहां से यहां, यहां से यहां, फिर पाकिस्तान उतरो। तो ये एयरलाइंस वाले क्या कहेंगे कि भारत हम उतरबे नहीं करेंगे, यहां से सीधे दुबई जाएंगे। हाँ तो सीधे दुबई जाना है तो जाओ जाओ, एयर एविएशन बंद कर दो ससुरा। क्योंकि हम लोग ना इस साइड से नहीं बंद कर पाएंगे, इस साइड से तो इसके रिश्तेदार हैं सब यहाँ पे। इस साइड से कोई भी पानी वाली जहाज जाए उसको ले आकर चल 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 जांच करेंगे, पहले चल चल जांच करेंगे, जांच करेंगे, जांच करके 1 महीना सड़ा दो, 1 महीना सड़ा दो। इस ससुरा को ना पैसा से इतना तड़पा दो ना, इतना तड़पा दो ससुरा किडनी बेचना पड़े इन सबको। अभी चाइना जो है ना, चाइना इतना कर्जा दिया है पाकिस्तान को कि कर्जा नहीं चुका पाता है तो यहां से लड़की उठा के लेके चल जाता है। ये हाल हो गया वहां पे। तो ये ससुरा भारत अब करेगा कौन सी, भारत कुछ नहीं। निंदा एक्सप्रेस 2-4 को सर्जिकल स्ट्राइक में क्या होने वाला है भाई साहब। अगर सर्जिकल ही स्ट्राइक करना था तो ये राफेल, परमाणु बम, अग्नि, पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, भाई साहब अगर सर्जिकल ही स्ट्राइक करना था क्या मतलब बनता है इस चीज का। एक और शपथ चल रहा है, एक और हमला चल रहा है, एक और मैच चल रहा है। हाँ अभी देखो यहाँ पूरा का पूरा पाकिस्तान में सूखा पड़ा है, हम हिंदुस्तान में भी सूखा पड़ा है, नो डाउट यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं ना, यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि पानी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पनिया रोक दे, ससुरा तो नहीं पानी रोक दे बांध बना के। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में तो बाढ़ में पानी नहीं रोक पा रहे हैं लोग। वहाँ स्ट्रेटेजिक रूप से कोई बांध बनाना चाहिए, वहां पे बाढ़ रोक दो। 2 महीना अगर पानी रोक दिए लोग ना तो धान का फसल बर्बाद। 2 महीना पानी रोक दिए तो फसल बर्बाद, 2-3 महीना पानी रोक दीजिए यहाँ पूरा धान खत्म। और जैसे ठंड के दिन में गेहूं रोपेगा ना, जैसे ठंडी के दिन में गेहूं बोए, सारा पनिया छोड़ दो, जो जो सब पनिया चल जाए। सुखा के धान गया और भिगा के गेहूं गया, दोनों चल जाए जा। और इधर से चाइना बोलेगा कि चाइना कहेगा हम रोकेंगे। तो कहावत नहीं कहा जाता है रोए के रहनी तले अखिए खुदा गई। चाइना से हमारा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा होता है, इतना घाटा लगता है ना कि चाइना हमें 80% सामान बेचता है, हम 20% ही उसे बेच पाते हैं। जैसे चाइना कहेगा कि हम भी करेंगे तो व्यापार बंद, क्योंकि हम ऐसे दुश्मनी में तो व्यापार कर ही नहीं सकते। रोए के रहनी तले अखिए खुदा गई जा। हम चाइना को डायरेक्ट कैसे बंद करेंगे, यहाँ पे कहेंगे ना कि
रोकेगा तो व्यापार कैसा, सामानों रोक देंगे जो भाग यहाँ से। एक अगर हमला करे ना, एक हमला आतंकवादी हमला हो, पाकिस्तान को कम से कम ना मतलब 1 लाख करोड़ का लॉस होना चाहिए। यहाँ पे कराची एयरपोर्ट के बंदरगाह के पास ना पूरा एरिया लगा दो नेवी लगा के, ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है, और यहाँ मिसाइल ऑन कर दो यहाँ पे। अब जब किसी एरिया में मिसाइलें ऑन हो जाती है ना, तो ये एरिया हो जाता है नो फ्लाइट जोन, एरिया हो गया नो फ्लाइंग जोन, आप उस एरिया में उड़ नहीं सकते हो। इतना तबाह कर दो, इतना तबाह कि ससुराई सब कहे आतंकवादी सबसे कहे कि तुम लोग अब अंदर रहो, कमर तोड़ना पड़ेगा इन सबको पैसा से, पैसा। आप खुद से सोच के देखिए ना, महीने के लास्ट में आपकी हालत कैसे हो जाती है पैसा कमजोर होने, एकदम पैसा से एकदम हो जाए यहाँ पे। तब वो आतंकवादिया कैसे कि भाई को नहीं, किडनी बेचेंगे हम, तब आदमी ले आके किडनी बेचेगा इन का। चलो अब आगे समझते हैं। लीग ऑफ नेशन समझ में आ गया? यूएनओ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था लीग ऑफ नेशन, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था यूएनओ। बाकी पॉलिटी में हम इन दोनों के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि पॉलिटी का टाइप टॉपिक है, पॉलिटी का टाइप टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे शीत युद्ध के बाद। शीत युद्ध, कॉमन युद्ध, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर किसे कहा जाता है? ठंडा में, ठंडी के दिन में लड़ा गया युद्ध कोल्ड। कहलाएगा हाँ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। शीत युद्ध में क्या था? देखो, शीत युद्ध की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बन के आया, यूएसए एक सुपर पावर बन के उभरा, और इधर में सोवियत संघ जो था इस एरिया में ये इतना बड़ा था, इसका नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, इसी को कहा गया सोवियत संघ। तो पूरी दुनिया में 2 सुपर पावर बन के आए सब, दुनिया में 2 सुपर पावर। और 1945 की विचारधारा अलग थी, इकोनॉमी ज्यादातर नेचर पर डिपेंड थी, या तो खनन उद्योग था, कपड़ा उद्योग था, खेती था, यही सब था। आजकल ये टेक्नोलॉजी तो था नहीं। अब ये होड़ लग गया इन पर कि यूएसएसआर चाहता था कि ज्यादातर देश इसके फेवर में आ जाए। अब यहाँ पे यूएसएसआर की जो एक चीज है ना, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा मेरी और चीजों को समझो। क्या चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहां इलेक्शन नहीं होता है, कम्युनिस्ट सरकार है, एक पार्टी रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी में से कोई लीडर बनेगा जो देश चलाएगा, और पूरी जनता उसी के हिसाब से चलेगी। अगले साल फिर शासन बदल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो वहां पर लोकतंत्र नहीं है, जिस वजह से लोकतंत्र ना होने की वजह से ये जनता विद्रोह न कर दे, क्योंकि जनता विरोध कर देती है। अब भारत में जनता विद्रोह कैसे करेगी कि भाई तुमको सरकार पसंद नहीं है, वेट करो, अब 5 साल बाद सरकार बदल देना, यही ना कर सकते हैं, सरकार बदल देना। लेकिन कम्युनिस्ट देशों में ऐसा नहीं होता है, वहां विरोध होगा, सरकार का पूरा सिस्टम ही बदलेगा, पूरा का पूरा सरकार का सिस्टम बदलेगा यहाँ पर। अच्छा, पूरा का पूरा सिस्टम बदलेगा यहाँ पे। ये कौन लड़की है पागल यहाँ पे, ये तो 7:45 में आ रही है ये, और तुम लोग एंट्री कैसे दे देते हो? इसके घर द्वार है क्या बाबू? ये सबको ज्यादा छूट दोगे ना बाबू तुम लोग, तो ये सबको कहीं जगह ना मिला, हमारे कुर्सियां बैठ जाए सब। ये 7:45 में मोबाइल चालू है, मोबाइल चालू है, 7:45 में हो रहा है। घर पता है कि बबनी के पढ़े भेजले हैं, पढ़ाई तो हो रहा है, पीएचडी हो रहा है, और अपने नसा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, कोनो एगो लइकवे को नास रही होगी। कौन बैल लड़का है ऐसे नहीं, कोनो से बतियाने लगता है सब। एगो होता है कि सभ्य रहे, पढ़ाई में हेल्प करे, थोड़ा नॉलेज वाइज ठीक हो,
मतलब हाँ, समझने में लगे लगे, बात करने से लगे कि नहीं आज कुछ हमें नया सीखने को मिला, एक डिसिप्लिन, एक मोटिवेशन सीखने को मिला कि हाँ ये चीज़ है, इस चीज़ को हम कंप्लीट कर देंगे, इस चीज़ का अखिल बकलेल कौन से बतियाने लगता है ये बकलोल कहीं का। मैंने तुम लोग को अगर क्या बोला जाए यहाँ पे। चलो अब देखते आगे। वो भी बकलोले होगा सर। चलो आगे देखते हैं। ये कौन हो गया यूएसएसआर। यहां पर रूस चाहता था सर, आप तो उसका मोए मोए कर दिए। हम जानबूझ के किए बाबू, हम चाहते तो इग्नोर भी कर देते। आप नहीं समझ रहे हो। लाइफ में एक चीज याद रखना ना कि गलती हो आप सजा दो या ना दो, लेकिन टोकना जरूर। चाहे वो आपके बाल बच्चे करे, आपके भाई करे, दोस्त यार कोई करे, सजा दो ना दो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना मानते हैं कितना, लेकिन टोकना जरूर। क्योंकि अगर तुम टोकोगे नहीं ना तो उसको अधिकार समझ जाएगा। उसको हम नहीं टोकते ना तो कल पौने 8 को अधिकार समझती है, आले है ये है यहाँ पे। और ओका देखी देखी 4 गो और आ जाती है। अब उसके बाद कोनो को हिम्मत है बैठ की टेंशन में जाएगी, वो लेट हुई है ना तो उसके बाद उसका क्लास में मनने नहीं लगेगा, वो टेंशन में रहेगी। तो तरीका अपना दिन खराब हो गया मास्टर नाच दिया अपना सुबेरे सुबेरे जा। आप हमको टेंशन दीजिएगा लेट आके तनीसा, हमको टेंशन कितना देर का मिलेगा तनीसा। इनका पूरा दिन खराब कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बेचारी के पूरे दिन खराब हो गया है। बतियाओ मत बकलो लिया आप। चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब बतियाओ नहीं। और उसके बगलिया में बैठल है सूखल खटाई। वो बतियाओ मत। हाँ उसकी सहेली सूखल खटाई। हाँ तुमको बोल रहे तू लेट हो गई ना, तुम्हें बोल रहे खटाई। चलो इधर देखो ध्यान से। लू का दिन है उधिया जाओगी। वो तो हइयो है तनी मजबूत। इनके यहाँ है दांत मत देखा खुरपी ऐसा नहीं समझा। एक होता है कि दांत होते खुरपी ऐसा दांत है देख लेंगे देख। अरे रखो अपना खुरपी वाला दांत अपने पास रखो। चलो देखो तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो तो तुम लोग जैसा रहोगे वैसा हम पढ़ा देंगे यहाँ पे। लेकिन अगर पढ़ाई तुम हमको डिस्टर्ब करोगे लोग, चाहे लड़का लड़की, हम बता देंगे तुम लोग कैसा लग रहे हो। सब भरम तूर देंगे हम तुम लोग का कि एक को खटाई उठाई। ये भगवान हम खटाई ऐसा है ना, खटाई ऐसा ना। तो चलो देखो ध्यान से। अब दुनिया क्या चाहती, रूस क्या चाहता था कि पूरी दुनिया कम्युनिस्ट हो जाए। अच्छा कम्युनिस्ट में फायदा क्या है समझो ध्यान से। कम्युनिस्ट में फायदा एक चीज होता है कि इनकी विचारधारा ही चेंज नहीं होती है। इनकी विचारधारा चेंज नहीं होती है कि जैसा सोचेगा ये 10 साल बाद भी वैसे ही सोचेगा, 20 साल बाद भी इसकी विदेश नीतियां वैसी ही रहेंगी। लेकिन सर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। जैसे भारत एक लोकतंत्र में है, मोदी जी हैं अभी इस बार, थोड़ा सा आगे पीछे 10-15 सीट हो जाता तो सरकारें मतलब आगे पीछे हो जाती है यहाँ पर। तो अगर सपोज कीजिए कि मोदी जी के बाद कोई अन्य प्रधानमंत्री आता है, सपोज नितिन गडकरी आते हैं या फिर इस साइड से कोई आ जाता है, हमारे बिहार के नीतीश कुमार बन जाते हैं, सपोज कीजिए, नीतियां चेंज हो जाएंगी। नीतियां क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी यहाँ पर। अब देखिए अलग बात है कि देख अब जैसे हर व्यक्ति को लगता है कि उसके राज्य का व्यक्ति प्रधानमंत्री रहता तो सही रहता। हालांकि इस बिहार के लिए तो इंसान ने किया। नीतीश कुमार में एक चीज है, उनके राज्य में आप किसी चीज का ना अपने जाति धर्म हेन तेन पे ढेर नहीं उड़ पाइएगा। आज भी बिहार में अगर आप ये सोचिएगा कि सांप्रदायिक माहौल खराब करके आप बच जाइएगा तो नीतीश कुमार इस मामले में नहीं छोड़ने वाले। आप उनको आप देखिए लोकतंत्र में हर नेता से किसी को शिकायतें अच्छाइयाँ खराबियाँ रहती हैं यहाँ पर, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी भी रहती है। वो आदमी के अंदर एक चीज़ है, आप किसी धर्म जाति को लेकर ढेर उड़िएगा ना तो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं यहाँ पे। इसीलिए देखिएगा ना बिहार में ढेर कोई चक चुक चुक नहीं करते हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा इलाज करते हैं। नीतीश कुमार की खासियत है होम्योपैथिक इलाज करते हैं, पता नहीं चलता है इलाज कहाँ से हो रहा है। समझ में आएगी नहीं आ गया, किसको ठीक कर रहे हैं पता ही नहीं चलता है कि किस देर से ठीक करते हैं आप। समझ में आ गया कि नहीं। और मोदी जी के लिए एक नया चैलेंज है हमारे नीतीश कुमार को संभालना। हाँ उनके लिए एक चैलेंज से कम थोड़ी, एक मंत्रालय बनाना पड़ेगा कि भैया इनको संभालना लोग ध्यान से। तो अब एक बात समझो, लोकतंत्र में हम आते हैं अपने टॉपिक पे। लोकतंत्र में एक खराबी यही है कि सरकार बदलने के बाद ना नीतियां भी बदलने लगती हैं। नीतियां क्या होने लगती, चेंज होने लगती। जैसे अमेरिका में देखो ट्रंप के बाद बाइडेन आया तो भारत से कुछ दूरियां बढ़ गई अमेरिका की, लेकिन ट्रंप था तुरंत एकदम ट्रंप हेलो ट्रंप नमस्ते ट्रंप हाउडी मोडी खूब होने लगा यहाँ पे। तो रूस क्या चाहता था कि पूरी दुनिया क्या हो जाए कि कम्युनिस्ट विचारधारा की हो जाए या रूस के फेवर में हो जाए, और अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया लोकतंत्र रहे और लोकतंत्र के हिसाब से शासन करे और इसके फेवर में आ जाए। जो अमेरिका के फेवर में गया उसे कहा गया पहली दुनिया, जो रूस के फेवर में गया उसे कहा गया दूसरी दुनिया, जो किसी के फेवर में नहीं गया उसे कहा गया तीसरी दुनिया। उसे क्या कहा गया, तीसरी दुनिया। तो बताओ बाबू बताओ, भारत किस दुनिया का है बताओ।
भारत किस देश का है? तीसरी दुनिया का, तीसरी दुनिया में, तीसरी दुनिया। हमारे क्लास में तो कोई को चौथी दुनिया का भी आया है सब, हमारे क्लास में कोई को तो चौथा दुनिया का आया है सब, लड़की लड़का लड़की, कोई को लड़की तो कोई को पांचवी दुनिया से आ रही है सब। यहाँ पे जब बे मन तब बे घुस जाती है सब क्लास में, जब बे मन तब घुस जाएगी सब। कहियो हमें मतलब लगता है कहियो कब घुस जाएगी सर, 8 बजे टाइम है मेरा, दिन और रात से क्या मतलब है? ये कौन कह दिया कि 8 बजे मतलब सवेरे के 8 बजे है? फीस दिए हम यहाँ पे, हमारा क्लास रातियों के 8 बजे आ जाएंगे हम, जब मन तब हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको रोकेंगे लोग? 8 बजे मैंने 8 बजे कभी आ जाएंगे हम यहाँ पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वो बकलोलिया लेट से आया, ये कही कि जो तनी मनी छूटल पढ़ाइया मिल जाएगा, वो पढ़ाइया नहीं होने देंगे आज हम। आज वो हम टेंशन में दिन बिता देंगे उसको, एकदम उसको टेंशन टेंशन एकदम उसका दिन खराब कर देंगे हम। हमको टेंशन देंगे लोग, हमको टेंशन। तो भारत किस दुनिया का है? तीसरी दुनिया का है भारत, तीसरी दुनिया का। इसी को कहा जाता है दक्षिणी दुनिया, दक्षिणी देश या दक्षिणी दुनिया, दक्षिणी दुनिया, दक्षिणी दुनिया। अब समझो ध्यान से, भारत दक्षिणी दुनिया का। अब जो कई देश, अमेरिका क्या चाहता था, इधर देखो मेरी ओर, अमेरिका क्या चाहता था कि रूस के पास के देश अमेरिका के फेवर में चले जाएं, इसलिए इसने क्या किया, पाकिस्तान को अपने फेवर में ले लिया, पाकिस्तान को अपने फेवर में लिया। लेकिन इत्तेफाक से, अब ध्यान से देखो, इत्तेफाक से ये सारे देश ये जो थे, ये सारे देश रूस के फेवर में चले गए। ये सारे देश किसके फेवर में चले गए? रूस के फेवर में। अब समझो ध्यान से, दुनिया में बवाल यहीं से चालू होता है। सारे देश रूस के फेवर में चले गए, अमेरिका करे तो क्या करे। अब यहां से कोरिया ये भी रूस के फेवर में चला गया, वियतनाम ये भी रूस के फेवर में चला गया। तो अमेरिका क्या किया, यहां पर लोगों को बहुत पैसा उसा दिया और कहा कि तुम लोग इस फेवर में क्यों रहोगे, 2 देश बनवा दो। तोड़ के 2 देश बनवा दिया अमेरिका। उत्तरी कोरिया चला गया रूस के फेवर में, किम जोंग, और दक्षिणी कोरिया चला गया अमेरिका के फेवर में। इतना बम मारे सब इसको। इस शीत युद्ध, इसी को कहा जाता है कि यह शीत युद्ध में मुख्य किरदार था अमेरिका और रूस का। ये डायरेक्ट नहीं लड़ते थे, इनडायरेक्ट लड़ा देते थे। अब रूस क्या था, अमेरिका किम जोंग के ऊपर बम गिराने लगा और रूस उसके ऊपर फाइनली 10 साल मार धार चला। तो हो गया उत्तरी कोरिया, हुआ दक्षिणी कोरिया। उसी तरह वियतनाम में कराए सब, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। ऐसे ही करते करते शीत युद्ध में ये दोनों डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे और इनडायरेक्ट भी बहुत लड़ेंगे। अब ये पूरा एरिया रूस के फेवर में था, पूरा एरिया किसके फेवर में था? रूस के फेवर में। तो अमेरिका ने क्या किया, यहां पे बैठाया इजराइल को। यहां किसको बैठाया? इजराइल को। अब इजराइल की अपनी जमीन थी नहीं, वो तो चला गया था, जर्मनी में थे सब, वहां पे हिटलर मारा था और जर्मनी से यहूदियों को लेकर कहां बैठा दिया? इजराइल में। ताकि जो भी यहां पे अरब देश हैं वो रूस के ज्यादा फेवर में आएंगे ना। तो शीत युद्ध में डायरेक्ट तो लड़ाई हो नहीं रही थी, क्योंकि डायरेक्ट अगर ईरान के ऊपर अमेरिका मारता तो रूस भी चलाता यहां पे। तो ये बोलता है किसको? इजराइल को, मारो वहां पे। आज भी इजराइल जितने बम बारूद मार रहा है वो सब अमेरिका से आ रहा है। वो A to Z कहां से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। समझ गया? अब यहां पर एक और चीज अमेरिका को चैलेंज फेस करना था। ये ज्यादातर ये एरिया सारा मुसलमान का एरिया था, मुस्लिम एरिया। तो इनकी क्या थी, मुस्लिम क्या हो सकते थे? एक हो सकते थे। तो अमेरिका बैठा और कहा कि एक काम करो, इसको हम कैसे तबाह कर सकते हैं, इसको तबाह कैसे कर सकते हैं? कहा एक काम करो, इसमें ना एगो को शिया करो, सुन्नी करो। तो यहां ईरान को ना शिया सुन्नी में बांट दिया। ईरान को क्या किया? शिया, ईरान शिया देश था, ईरान क्या था? शिया देश था। यहाँ पे इनको क्या करो, बांट दो। अब यहाँ पे लड़ाई हो गई शिया सुन्नी की। अब रूस जो था, समझो ध्यान से, रूस के सभी साथी, इसलिए वो शिया को भी बैलेंस कर रहा है, सुन्नी को भी। अमेरिका कहा कि ज्यादा कौन है, तो कहा कि ज्यादा तो सुन्नी है। तो कहा एक काम करो, ज्यादा के फेवर में जाओ, इसको मारो यहाँ से। तो ये इसके खिलाफ हो गया यहाँ पे। दूसरा, यूरोप और अमेरिका, इनकी एक चाल है कि जब भी एशिया के किसी देश को बर्बाद करो तो अपने लिए एक जमीन तैयार करो। अपने लिए जमीन कैसे तैयार करो कि इतना मार मारो ना कि तुम्हें एक दुश्मन ही ना समझ सके। इसके लिए क्या है कि जो हमारे जैसे खाना खाएगा, हम उसे लगता है कि ये भी ठीक मेरे ही जैसा आदमी है। हमारे जैसा कपड़ा पहनेगा तो लगेगा कि हमारा ही है। हमारी जैसा भाषा बोलेगा तो ऐसा लगेगा हमारा ही है। इसलिए ये जानबूझ के अंग्रेजी थोपे ताकि भाषा एक हो। हम चाइनीज से उतने नहीं जुड़े हुए हैं, जबकि बगल का पड़ोसी है, लेकिन अमेरिका वाले से ज्यादा जुड़े महसूस करते हैं क्योंकि भाषा सेम है। तो सबसे पहले इन लोगों ने अपनी भाषा घुसेड़ दिया, अंग्रेजी पूरी भाषा घुसेड़ दिया ताकि कनेक्ट फील करें। हमारे बगल का देश है भूटान, हम कनेक्ट फील नहीं करते हैं, लेकिन हम अमेरिका से, ब्रिटेन, यूरोप, जर्मनी से कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उसने भाषा को घुसेड़ा। भाषा के बाद खान पान में पेप्सी पियो, बर्गर खाओ, ये खाओ, वो खाओ, उनसे इनकम भी हो रहा है, उसका इनकम भी हो रहा है। खान पान एक कर दिया। उसके बाद उसने क्या कहा कि इनके अपने कल्चर को नाश दो। तो अमेरिका ना इस देश में अपना कल्चर थोपना चालू किया। कैसे? तो अपने कल्चर को कहा कि मॉडर्न कल्चर है, अब भारत वालों को कहा फालतू कल्चर है। तो उसके लिए उसने क्या किया, डिजाइनदार कपड़ा लाया। उसके बाद से एगो खोला, एगो बटनवा ऐसे रखा, एगो है बटनवा को ले जाकर हेनेसी दिया यहाँ पे, और कहा कि एक के बार में इनको उघारे मत करो। एक बार में उघारे कर दोगे ना तो पकड़ा जाएगा कि हम इनको उघारे करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे 50 साल में इनको उघारे कर दो। तो पहले क्या हुआ, जींस पहना। आज से 20 साल पहले जींसों में यहाँ एगो कलर आ जाता था, नीले रंग का जींस बीचवा में एगो कलर उड़ा देता था। फिर कहा कि अब देखो इसको उघारे करो इसको। तो क्या किया, जींसों में ऐसे ब्लेड मार दिया, अब पिछवा कपड़ा साटा। शुरुआत में जो कटे हुए जींस थे उसमें जींसवा काट दिया जाता था इसे, अब पीछे कपड़ा रहता था, ब्लू कलर के जींस में जींस को काट के उसके पीछे ब्लू कलर के कपड़े लगाए जाते थे। उसने कहा कि हाँ, बस बच्चा तुम लोग मेरे चुंगल में फंस जाओ। अब इसको फंसाए कैसे जाएगा, तो प्रोग्राम कराओ, तो कौन सी, तो कोई सेलिब्रिटी शुरू कराओ। और सेलिब्रिटी वालों को क्या चाहिए, पैसा दे दीजिएगा तो उघारे हो जाएगा सब। तो उनको पहना यहाँ पे बिग बॉस में यही पहना के भेजो।
अब ध्यान से समझो उसकी चाल कितनी खतरनाक थी। तो नीला जींस फाड़ दिया, नीला कपड़ा लगाया, उसके बाद कहा कि काम करो फाड़ो और कपड़ा स्किन कलर का लगाओ, स्किन कलर का, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि अभी हम उघारे हुए नहीं है, स्किन कलर का। तो आज से 10 साल पहले ना 5 साल पहले किसी का जींसवा काटा रहता था, पिछवा स्किन कलर का कपड़ा लगा रहता था। समझ आ गया कि नहीं है? तो लोगों को कंफ्यूज होता था, फाटले का, कहा कि बस बस अभी जंगल में आ गया, पूरा हटा दो, अब फाड़ के घूम रहा है, कुछ दिन में उघारे ना जाएगा। तो ये इन लोगों की चाल होती है ताकि कल्चर को बिगाड़ दो, कि जब भी आपके देश में दो तरह का कल्चर आएगा ना तो आपका देश आपस में उलझ जाएगा। दो तरह का कल्चर आएगा तो अपने में उलझ जाएगा। आज भारत में देखिए दो तरह का कल्चर हो गया है, दो तरह का कल्चर ट्रांजिशन फेज में जा रहा है। यहाँ पे हाई जो नंगटे घूम रहा है, उघारे उघारे, ये सबको अपने मॉडर्न कह रहा है, सब मॉडर्न है। और सबसे खराब क्या लगता है ना, कि फाटल कपड़ा पहन के उघारे घूम रहा है सब, कह रहा है हमको इज्जत करो, हमको इज्जत करो। अरे भैया, सुपनेखा की इज्जत सुपनेखा बराबर ही होगी। अब सुपनेखा लाख चिल्ला दे कि हमारी इज्जत सीता माँ की तरह करो, कभी नहीं होगा, और ना ही कभी करना, ना होगा और ना कभी करना। जो जैसा इज्जत है, जो जिस लायक है उसी लायक करना। समझ आया कि नहीं आ गया? लेकिन अच्छा खुलेआम करेंगे हमारी इज्जत करो, इज्जत लग रहेगा तो इज्जत करेगा कोई यहाँ पे। तो ये हम लोग को क्या करता है, आपसी इंटर कल्चर में भिड़ा के रखा हुआ है यहाँ पर। और जो भी इनके खिलाफ बोलता है उनको उड़वाना चालू करता है, जो इनके खिलाफ बोलेगा यहाँ पे। हालांकि अमेरिका को 3-4 जगह बहुत भयानक घाटा लगा था। ईरान वाला बड़ी मार मारा था सब इसको, अफगानिस्तान वाला बड़ी मार मारा था, वियतनाम वाला बड़ी मार मारा था। 3 जगह की लड़ाई में अमेरिका को बहुत लॉस लगा था, बहुत लॉस लगा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर लोग बोलते हैं लोग, अरे इज्जत मांगने की नहीं, इज्जत कमाने की चीज है। आप में से बताओ ऐसा कोई होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम की इज्जत ना करता? कोई व्यक्ति उठा दो जो कह दे कि हम एपीजे अब्दुल कलाम की इज्जत नहीं करते। खैर छोड़िए, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, आप कहेंगे कि राष्ट्रपति की तो इज्जत कोई करता है। चलो हम लता मंगेशकर की बात करते हैं। लता मंगेशकर कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पे नहीं थी, भारत रत्न थी, बहुत बेहतरीन गायिका थी। लेकिन क्या आप उसी फिल्म इंडस्ट्री में जो इज्जत लता जी के लिए, लता मंगेशकर अब तो रही नहीं, आजकल के जो नचनियां आई हैं उघारे घूम रही हैं, इज्जत करिएगा? कभी नहीं कीजिएगा, और करना भी नहीं। जो जिस लायक है उस लायक रहे। अगर सम्मान की नजर से देखने में लगे कि सम्मान का नजर है तो सम्मान की नजर से देखो, अगर सामान की तरह दिख रहा है तो सामान की तरह देखो, सम्मान की तरह दिख रहा है तो सम्मान की तरह देखो। समझा? हर चीज का एक होता है। किसी को भी अधिकार नहीं है भारत के कल्चर से खेलने का। और जो ज्यादा नौटंकी करे लोग ना, सीधे कुछ लोग होने चाहिए जो नफरत करें, हो गया यहाँ पे। समझा? भोजपुरी में तो क्या बोलोगे बाबू, तो कहीं से उठा के हीरोइन लेके चलाता है। हमारा हमको लगता है गांव में घूमने जाता है, बाबू हीरोइन बनू, हाँ हाँ बन, चलो नाच दो, भोज हो गया। कहीं से हीरो उठा ले आता है, हीरोइन उठा लेता है। ये सबको भोजपुरी फिल्म का तो अलग बात चीज है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? शीत युद्ध बोलो भाऊ। शीत युद्ध में डायरेक्ट लड़ाई हुई थी या इनडायरेक्ट? शीत युद्ध में लड़ाई डायरेक्ट थी या इनडायरेक्ट थी? इनडायरेक्ट थी, इनडायरेक्ट थी। शीत युद्ध में लड़ाई इनडायरेक्ट थी। समझा कि नहीं? शीत युद्ध में लड़ाई कैसी थी? इनडायरेक्ट थी। अब देखो, रूस जो था भारत को हथियार दिया, मारो पाकिस्तान को, और अमेरिका जो था पाकिस्तान को हथियार दिया, मारो भारत को। देख रहे हैं दोनों आपस में लड़ा रहा था। सब क्या हमारे लिए लड़ने रूस आया? नहीं, धमकाने आया था यहां से अमेरिका को 40वां बेड़ा लेके। क्या पाकिस्तान के लिए अमेरिका आया? नहीं, धमकाने आया था अपना 7वां बेड़ा लेके। लेकिन असली लड़ाई हम ही लोग लड़ रहे थे। तो शीत युद्ध इसी को कहते हैं कि अमेरिका और रूस पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ा दिया, पूरी दुनिया में इतनी भयानक लड़ाई लड़ाई गई जिसका कोई हद नहीं। आगे बढ़े। अब ये शीत युद्ध खत्म हो गया 1991 में, क्योंकि अमेरिका ने एक चाल चली कि रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दो। और 1991 में रूस 15 देशों में टूट गया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस 15 देशों में टूट गया। और जब 15 देशों में टूट गया तो शीत युद्ध का अंत हो गया। रूस के पास इतनी ताकत ही नहीं बची कि रूस क्या कर सके यहाँ पर। लेकिन जब दोबारा पुतिन आए तो पुतिन ने वापस उस रूस के खोए हुए गौरव को लौटाने की कोशिश किया और धो दिया यहाँ पर। समझा गया कि नहीं आ गया? यूरोप वालों को इस बात की चिंता है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, लेकिन यूरोप वालों को इस बात की चिंता नहीं है कि गाजा में क्या हो रहा है। समझा गया कि नहीं आ गया? गाजा में मरे यूरोप को चिंता नहीं है, यूक्रेन में मरेगा तो चिंता है। तो पुतिन कह रहा है कि हमरो चिंता नहीं है कहाँ हो रहा है। पूरी दुनिया 2 भागों में बंटती जा रही है, किसी को एक ओर का पक्ष लेना है तो किसी को दूसरे ओर का पक्ष लेना है। तो ये सब किसी भी देश के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है। समझा गया? किसी को दिक्कत है? बोलिए बाबू, अगर किसी को दिक्कत है इसमें। अब अगला समझते हैं। शीत युद्ध समझ में आ गया। तो चीन की क्रांति के जनक सन्यात सेन को कहते हैं। किसे कहते हैं? सन्यात सेन को। चीन की क्रांति का जनक सन्यात सेन। 1911 में इन्होंने प्रारंभ किया था और 1912 में इन्होंने क्वामिंटांग पार्टी का गठन किया था। अब हम लोग चीन को देखते हैं। चीन की क्रांति का नायक किसे कहा जाता है? सन्यात सेन को। चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन। चीन की क्रांति का नायक सन्यात सेन। चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन। 1911 में इन्होंने क्रांति किया, 1912 में इन्होंने पार्टी बनाई। तो 1911 में चीन की क्रांति होती है। और चीन में बहुत बड़ा एरिया को संभालने के लिए जरूरत होता है। चीन में ये एरिया कहलाता है हान लाइन। चीन की 95% आबादी इधर रहती है, इधर कोई रहता ही नहीं है। 95% आबादी इधर ही रहती है। चीन का सारा डेवलपमेंट वाला एरिया इधर कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर। आप समझो ध्यान से। तो चीन में क्वामिंटांग पार्टी थी
अब चीन जो था इस एरिया में, ये चीन की क्वाइमेंटांग पार्टी को लिखाएगा कहाँ है, शोषण के पार्टियों का नाम अजब रहता है, क्वाइमेंटांग पार्टी तो पार्टी पार्टी मैं कैसे लिखाएगा क्वाइमेंटांग पार्टी। चलो तो यहाँ पर ना एक पार्टी थी पुरानी क्वाइमेंटांग पार्टी। क्वाइमेंटांग पार्टी को लीड करते थे चियांग काई शेक। क्वाइमेंटांग पार्टी को कौन लीड कर रहे थे? चियांग काई शेक। क्वाइमेंटांग पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक। और यहाँ एक और पार्टी निकल उभर के आई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इसको लीड कर रहे थे माओ त्से-तुंग। इन्हीं को शॉर्टकट में माओ बोला जाता है। मोए नहीं, माओ यहाँ माओ बोला जाता है। तो चाइना में दो गो पार्टी, क्वाइमेंटांग पार्टी के लीडर चियांग काई शेक। अरे बकलोल लिखा हुआ है मटेरियलवा में, देखेगा सब लिखल है कि नहीं, ये भगवान कहीं छूट मत जाए, लिखल है कि नहीं। कुल बौका सब आ जाता है सब हमारे पास, बोलते हैं कि लिखल है तो वो देखेगा सब, उसमें देखो लोग इधर सब लिखल है। आओ बकलोलिया पढ़ रही है क्या? और जो लेट से आई है बकलोलिया पढ़ी रही है अभी, उसको पढ़ने मत देना, उसको टेंशन में डुबा देना। आज मौकी टेंशन में डूबेगी बकलोलिया, कहीं आएगी 7:45 पे सोचेंगे पढ़िए। हाँ मत देखो लोग उसको मत देखो। हाँ मत देखो, ज्यादा बकलोल को देखने से आदमी भी बकलोल हो जाता है। चलो प्रिया कुमारी बीपीएससी बाइलिंगुअल कब आएगा? जून लास्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू ध्यान से समझिए। क्वाइमेंटांग पार्टी जो थी, सन्यात सेन की मृत्यु हो जाती है तो क्वाइमेंटांग पार्टी चियांग काई शेक के पास चली जाती है। क्वाइमेंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी माओ के पास चली जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी किसके पास जाती है? माओ के पास जाती है कम्युनिस्ट पार्टी। चियांग काई शेक, क्वाइमेंटांग पार्टी, चियांग काई शेक। अभी दोनों पार्टी चाहते थे कि सत्ता हमारे पास हो। जैसे भारत में दो बड़ी पार्टी में देखिएगा ना, एक बीजेपी एक कांग्रेस, दोनों के पास सत्ता का संघर्ष को लेकर हमेशा विवाद होते रहता है। लेकिन ये विवाद हमारे यहाँ डिबेट पे देखने को मिलता है, ऐसे देखने को मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन यही विवाद जब लाठी लठौल पे उतर जाता है तो उसी को कहते हैं गृह युद्ध। कभी कभी गांव में हो जाता है। गांव में दो मुखिया प्रत्याशी उठेगा ना तो देखिएगा ना, एगो पंचायत श्री में कैसे, एगो भूषण है, एगो और कौन है, रिंकिया के पापा, एगो है ना मुख्य मेन प्रधान जी, दोनों में मार हो जाता है। पता नहीं कैसा है, मतलब अभी तो वो क्या हो जाता है, गृह युद्ध का ले लेता है। गृह युद्ध तो जो कभी दो पार्टी में मार हो जाए ना तो उसी क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। कोल्ड वार नहीं रहेगा, गधा कहेंगे कोल्ड वार खत्म हो गया। बनराकस, पता नहीं कौन बनराकस वगैरह, तुम अपना नाम कहीं लिख दिया यहाँ पर, तो समझो ध्यान से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि पूरे चाइना में किसका राज हो जाए? कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाए। इसका हो जाए, कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाए। जबकि ये चियांग काई शेक वाले क्वाइमेंटांग पार्टी चाहते थे कि पूरे चाइना में किसका राज हो? क्वाइमेंटांग पार्टी का हो। किसका राज हो? क्वाइमेंटांग पार्टी का। और इसी के चक्कर में गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध, होम सिविल वार हो गया। क्या हो गया? सिविल वार हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी वाले चढ़ गए सब किसके ऊपर? मारधार। कैसे? तुम उसको कहेगा चीन का सत्ता इसके पास रहेगा। और यहां से ये वाले मारधार करने लगे सब। और ये मारधार बंदूक से होने लगा। हमारे यहाँ टीवी डिबेट पे कैसे होता है, उसको गरियाएगा, कहेगा हम शौचालय बनाए हैं, हमारे नेतृत्व में शौचालय बना हुआ है। तू कहेगा कि पढ़ाई के क्लास में होता है कि शौचालय में होता है? खाली शौचालय बना दिया तो तुम हो गया। हम लोग क्लास बनाए, हम लोग विद्यालय बनाया तो हमारा कोई मतलब नहीं है। वो कहेगा विद्यालय तुम बनाया था, अंग्रेजों का बनाया हुआ विद्यालय था। ऐसे मार कचाकच देखिएगा, न्यूज पे लग जाएगा। आओ मैं 20 कन्या देखिएगा, मार हो रहा है, मजा आ रहा है, मार हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? न्यूज में देखिएगा ना, खूब होगा, यहाँ पे खूब बवाल होगा, यहां से वहां तक। समझ में आ गया नहीं गया? उसी तरह से। लेकिन हमारे यहाँ मार नहीं होता है, बाद में जाता है, हाँफ जाता है सब ना। समझ में आ गया? हाँफ जाता है सब, तब छोड़ देता है। ओहो छोड़ दो यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लेकिन अगर जमीन ग्राउंड लेवल पे हो जाए, मार हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध। अब ये भीषण गृह युद्ध हो गया। और चाइना में हजारों लोगों की मौत हो गई आपसी लड़ाई में। इसी का फायदा उठाया जापान। आया, कहा कि मार हो रहा है, धमाक से मारा, कहा मंचूरिया मेरा, चाइना मेरा, सब मेरा। मारा, जापान पूरा नाश दिया, कहा कि सब मेरा। ये को तो बोर्डवा कहियो फोड़ देंगे हम। यहाँ पे क्वाइमेंटांग पार्टी था। यहाँ पे इधर से कौन आक्रमण कर दिया? जापान। अब देखो ध्यान से, अभी जापान जब यहाँ अटैक, ये क्या हो गया इसको? सिंगल हैंड से लिखने पे ये इसको क्यों सर्च कर ले रहा है? पढ़ाने में ऐसे समझाओ, बीच में देखो कहाँ से आ गया ये अचानक रबड़। इसको ठीक करना है, अपडेट करना है, इसमें इसका ट्रबल शूट डालो और इसका अपडेट करो बिना मतलब का ही। नहीं तो बोर्ड चेंज कर दो। ये सब झुंझुना वाला चीज हमारे पास नहीं रखो। एकदम हमारा एकदम सख्त नफरत है ये सब चीजों से। कोई चीज कर, उसे अच्छा व्हाइट बोर्ड पे आदमी पढ़ा लेगा। कोई काम या तो करो ही मत, करो तो अच्छा से करो।
अब देखो यहां से जापान जब अटैक कर दिया तो क्वेमेंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा कि भाई ये तो हम लोग मरा जाएंगे, जापान वाला मार देगा हम लोग को, एक काम करो झगड़ा बंद करो, झगड़ा बंद करो। तो दोनों के बीच में झगड़ा बंद हो गया, दोनों के बीच में झगड़ा बंद हो गया और कहा हम लोग बाद में देखेंगे किसकी सरकार रहेगी किसकी नहीं रहेगी, अभी जापान को मारो। तो सब सोचने से लगे मारो जापान को, मारो जापान को, मारो जापान को। जापान ने मार के धुआं उड़ा दिया इन लोग का। लेकिन किस्मत खराब, अमेरिका जाकर बम पटक दिया कहां पे, जापान पे। अमेरिका जाकर बम पटक दिया जापान पे, परमाणु बम पटक दिया जापान पे। जापान बेचारा, जापान सरेंडर कर दिया। जापान सरेंडर किया, जापान यहां से लौट गया, जापान यहां से लौट गया। अब देखिए कितना खचरा था सब। क्वेमेंटांग पार्टी वाला जो था सब, ये क्वेमेंटांग पार्टी वाला ये कहा सब कि हम लोग में तो गृह युद्ध है, और ये जो थे सब कम्युनिस्ट पार्टी वाला, इन सबों के बीच में भी समझौता था। जैसे जापान गया 1949 में, 45 में तो जापान सरेंडर हो गया बम मार के, इन लोगों में समझौता था, ये सब हथियार जमा कर रहे थे सब अंदर ही अंदर, और अचानक हमला कर दिया सब किसके ऊपर, क्वेमेंटांग पार्टी के ऊपर, और इसके कार्यकर्ताओं को मार और के काट कूट के खत्म कर दिया। क्वेमेंटांग पार्टी को काट कूट के खत्म कर दिया, जबकि दोनों की गठबंधन की सरकार थी। क्वेमेंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन की सरकार थी, सरकार गठबंधन की थी। अभी बताओ कि अगर किसी को रिजर्व वित्त मंत्री बनाया जाए तो क्या देश का कुल पैसा वाले का वही भाग जाएगा? नहीं ना। तो यहां पर चियांग काइसेक को वित्त मंत्री बनाया गया था और गृह वगैरह विभाग कम्युनिस्ट के पास था यहां पर, और ये सब मार धार की इसको काटाकुटी कर दिया सब। इस बेचारे को भागना पड़ा, इसको भागना पड़ा, चियांग काइसेक को भागना पड़ा, और ये चला गया इस फार्मूसा द्वीप पर। कहां चला गया? फार्मूसा द्वीप पर। और इधर कम्युनिस्टों ने पूरा का पूरा चाइना कब्जा कर लिया, कम्युनिस्टों ने पूरा का पूरा चाइना कब्जा कर लिया। कम्युनिस्टों ने किसको कब्जा कर लिया? पूरा का पूरा चाइना को कब्जा कर लिया। ये पूरा चाइना कम्युनिस्ट का हो गया। अब सोचो, जो सरकार गठबंधन की थी उस सरकार को सब मार काट के बम मार के उड़ाने वाला था सब। सोचिए कितना खतरनाक था सभी कम्युनिस्ट वाला। वो भाग गया चियांग काइसेक फार्मूसा नाम के द्वीप पर। कहां भाग गया? फार्मूसा द्वीप पर भाग गया। किस द्वीप पर भाग गया? फार्मूसा द्वीप पर भाग गया। अब सोचो, भारत में भी तो गठबंधन की सरकार है, तो क्या एक सरकार दूसरी सरकार को बम मार देगी, गोली मार देगी, भागना पड़ जाएगा? लेकिन ये भाग गया और कहा कि हम लौट कर आएंगे और पूरे चाइना पे कब्जा करेंगे। ये कहता है कि सोचा, जो बच लो दोनों खा जाएंगे हम यहाँ पर। तो ये है चाइना, और चाइना कहता है वन चाइना, मतलब हम चाइना है और ये ताइवान कोई देश नहीं है, ये भी मेरा ही है। ये कहता है कि हम तो देश ही हैं और ये भी मेरा ही है। देख रहे हैं बंदरा कस्बा को, अरे शांति से रह जाओ अकेले। इतना चोट्टा है ये, सुनिए ध्यान से इसको। ये क्या कहता है कि चाइना तो मेरा ही है, साथ साथ ये जो चाइना ने अक्साई चीन कब्जा किया है भारत का, वो भी मेरा है। अरे बैल कहीं क्या, हम लोग बस इतना लिए इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि चाइना का दुश्मन है यहाँ पे। कहता कि ये मेरा ही है चाइना, और ये जो अक्साई चीन वाला एरिया ये भी मेरा है, और तिब्बत भी मेरा ही है यहाँ पे। ये इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। नमो है इसका, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। समझ आ गया? ये बताओ वन चाइना का मतलब क्या होता है कि चाइना एक ही है। तो चाइना का असली नाम होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका नाम होता है, इसका असली नाम होता है, इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब चाइना इनको ठीक कर देगा, बढ़िया से कब्जा लेगा, आज नहीं तो कल जरूर कब्जा लेगा ताइवान को। ताइवान को आज नहीं तो कल चाइना जरूर कब्जा लेगा, क्योंकि उसके बगल में पड़ोसी हम भारत वाले, हम लोग को इतना ही हम लोग आर्थिक रूप से इतना मजबूत है और ना ही कूटनीतिक रूप से इतना मजबूत है कि ताइवान को बचा सके। ताइवान में जितनी कंपनियां हैं, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे देती हैं तो हम लोग को चाइना से कोई सामान ही नहीं खरीदना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीजें हैं, बदले में भारत कह देता कि तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ से ब्रह्मोस वगैरह सारा मिसाइल वगैरह हम यहाँ से यहाँ भेजेंगे, तो भेज दो, टेक्नोलॉजी ले लो, नहीं तो समझाओ तुम टेक्नोलॉजी नहीं दो या ना दो, तुमको ये कब्जा कर लेगा, बेटर है हमको दो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे यहाँ पर। भारत, लेकिन भारत में क्या है? भारत की मीडिया को लगता है कि भारत विश्व गुरु हो गया है। मीडिया में हम लोग बहुत आगे हैं। भारत न्यूज खोलिएगा तो ऐसा लगेगा हम लोग सिंगापुर को पीछे कर दिए। समझ में आ गया? और इसके साथ चाइना का अंत हो गया। अब चाइना कब कब्जा करेगा ये देखते हैं लोग यहाँ पर। हम लोगों को एक अच्छा है, लेकिन हम भारत सरकार की जिस तरह से नीतियां उसे देख के हमको नहीं लगता है कि कभी भारत सरकार इतना करने की हिम्मत भी दिखाएगी। आज नहीं तो कल चाइना जो है ना, ये ताइवान पर कब्जा करेगा। अब चाइना में क्या है ना, यहाँ पे ये वाला एरिया पूरा रेगिस्तान है, पूरा पहाड़ है और तिब्बत का पठार है। इधर से इधर आना बहुत चैलेंज हो जाता है, जहाज भी इसके ऊपर नहीं उड़ती है, ये तिब्बत के पठार, क्योंकि हवाओं का यहाँ डेंसिटी बहुत कम है, हवाई जहाज का इंजन बंद हो जाएगा या एयर सप्लाई कम हो जाएगी। इसलिए जब चाइना इस पर हमला करेगा तिब्बत पे ना, ताइवान पे, तो यहाँ से अमेरिका वगैरह सब आ जाएंगे, अमेरिका वगैरह सब आएंगे, नाटो सेना आएंगे, तो चाइना इधर बिजी हो जाएगा। ठीक वही समय रहेगा भारत के लिए कि वो पीओके के लिए लड़ ले, पीओके के लिए हमला कर दे, क्योंकि पाकिस्तान को ना चाइना उस स्थिति में बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। तो जैसे वो इधर जाए हम यहाँ लड़ ले यहाँ पे। हालांकि चाइना दिखाने की कोशिश करेगा कि वो इधर भी मजबूत है, लेकिन एक साथ दोनों लड़ाइयां नहीं लड़ पाएगा। चाइना को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ भी लड़ लेते हैं और इधर अरुणाचल प्रदेश में भी लड़ लेते हैं, तो उसके पास 3 अलग अलग एरिया, और यहाँ से मलक्का जल संधि काट दे, व्यापारों बंद हो जाए यहाँ से, उधर अमेरिका देख लेगा यहाँ पे। लेकिन हमको जहां तक जितना हम आपको समझते हैं विदेश नीतियों को, कि सरकार की जो नीतियां और कितना एग्रेसिव है, ये श्रीलंका और मालदीव को तो ठिकाने नहीं लगा पा रही है। श्रीलंका और मालदीव आग दिखा रहा है सब। मालदीव सोचिए, मालदीव जेब में उतना हम लोग चना लेके घूमते हैं जितना चाइना मालदीव का क्षेत्रफल है, वो आग दिखा रहा है हम लोग को, भगा दिया हमारी सेना को। समझ में गया? आप बताओ मित्रों, इस समय हमला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
सर डॉक्टर जयशंकर साहब तो अच्छे हैं ना, बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन मीडिया में बात करना और धरातल पे चीज़ों को चेंज करने में अंतर होती है। आप जयशंकर साहब की जो भी भाषण सुनते हैं वो किसी मीडिया वालों को दिए हुए रहते हैं या फिर किसी पाकिस्तान के मुद्दे पे दिए होते हैं, लेकिन जब बात आती है चाइना के मुद्दे पे तो आप जयशंकर साहब को भी सुने होंगे कि चाइना के मुद्दे पर उतना वो एग्रेसिव नहीं होते हैं और ना ही कोई सोल्यूशन बताते हैं। चाइना के मुद्दे पे एग्रेसिव किस मुद्दे पे रहते हैं, तो पाकिस्तान वाले मुद्दे पे और यूरोप की मीडिया वालों पे, लेकिन चाइना के मामले पे करिए तब तो समझ में आता है। हालांकि बहुत अभी तक के जो विदेश मंत्री है उसमें वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट उनकी योग्यता पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है, लेकिन चाइना के मामले पे सबका मोह मोह हो जाता है। ठीक है, हिस्ट्री हो गया समाप्त, हिस्ट्री हो गया समाप्त। अब कितना दिन का क्लास होगा हिस्ट्री का, अब आप लोग को रिवीजन करना होगा हिस्ट्री का, हिस्ट्री का क्लास हो गया है समाप्त। ठीक है, अब हम आप लोगों को टाइम दे देंगे, अब रिवीजन कीजिएगा लोग। अब रिवीजन के बाद हम किसी दिन आपको बुला के पूछेंगे लोग आप लोगों से कि कब पूछा जाए। हालांकि अब आप जागरूक विद्यार्थी हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करके कीजिए। सारे बैचेज आएंगे जून लास्ट में। रीजन क्या है, गर्मी बहुत है, इतना ज़्यादा है कि बैच इसलिए नहीं दे रहे हैं, कब गवर्नमेंट आदेश दे देगी छुट्टी के लिए। अभी कल ही गवर्नमेंट आदेश दी है छुट्टी के लिए, लेकिन उसमें कोचिंग इंक्लूड नहीं की है, स्कूल क्लास की हुई है। जहाँ इंक्लूड कर देगी कोचिंग तो फिर बंद करना पड़ेगा। अभी 10 दिन के लिए आदेश दे दी थी तो हम लोग ऑनलाइन दे रहे थे आप लोगों को क्लास को, तो इसलिए क्या है ना कि थोड़ा गर्मी का एक आध हफ्ते में क्या है ना कि बारिश उरिश हो जाएगा। अब बारिश बहुत जल्दी होने वाला है, बात हो गया है ऊपर ऊपर बात नहीं हुआ है, मानसून आता ही है। समझ में आ कि नहीं आ गया? तो आप लोग नेक्स्ट अब समझेंगे लोग। अब इसके बाद कोई नया सब्जेक्ट चालू होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हिस्ट्री बैच समाप्त। चलिए तो फिर अब हम लोग की मुलाकात होगी किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, हिस्ट्री का अंत हो गया। चलिए।